हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे जो 10th क्लास में होता है। और जो 12th क्लास होती है उसमें बेसिक्स होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो इसी के यूज होते हैं। तो मोस्टली हम ये सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सबसे पहले चार्ज पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, करंट को समझने से पहले चार्ज पढ़ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। अगर हम 9th क्लास का सिलेबस में केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है एटम, 9th क्लास में। तो वहां पे क्या होता है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ये पता होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन उनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। अब एक प्रोटॉन जो होता है उस पर चार्ज फिक्स होता है, उस चार्ज की वैल्यू होती है, मतलब चार्ज है तो क्यों लिखते हैं, चार्ज को क्यों से डिनोट करते हैं। और प्रोटॉन है तो क्यू पी लिख लेते हैं इक्वल टू प्लस ई। और क्यू जो होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो क्यू इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू माइनस ई। यहाँ पर E की वैल्यू फिक्स होती है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। क्यों एलिमेंट्री कहते हैं इसे? जो ये प्रोटॉन, ये सॉरी एटम होता है, एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं तो इनों का चार्ज जो होगा वो एलिमेंट्री चार्ज होगा। इसका प्लस ई होता है, इसका मतलब प्रोटॉन का प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका माइनस ई चार्ज होता है। अब सपोज जब हमें पता है कि इसका चार्ज फिक्स है एक प्रोटॉन का, तो दो प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वो 2e होगा और 3 का 3e होगा और प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है। तो इसी तरह से अगर हम सपोज करो 10 प्रोटॉन्स लें तो 10 प्रोटॉन का चार्ज जो हो जाएगा क्यों 10 प्रोटॉन्स का, वो 10e हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से ना एक फॉर्मूला बन सकता है, मतलब अगर किसी पर मतलब सपोज करो प्रोटॉन्स हैं, मतलब 100 है तो यहाँ 100 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, अगर n है तो n आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। मतलब अगर सपोज किसी पर प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन Q इक्वल टू प्लस एन ई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसी तरह से Q इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वो माइनस के एन ई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्ज प्लस में भी होता है माइनस में भी। अगर सपोज करो चार्ज जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो, तो टोटल चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। जब टोटल चार्ज जीरो होगा, अगर एक प्रोटॉन्स आ जाए फालतू हो जाए उस पर, तो उस पर प्लस का ई हो जाएगा और 2 पर प्लस का 2e हो जाएगा, और 3 पर 3 प्रोटॉन्स और प्लस का 3e। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो माइनस का ई, माइनस के 2e 2 इलेक्ट्रॉन्स पर, इसे e को माइनस के 1e भी लिख सकते हैं, ये माइनस के 3e। तो इस तरह से हम देखते हैं सारा जो चार्ज है वो E का मल्टीपल है, मतलब E की मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब यहाँ पर E की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो +1 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल लिखूं इनों के, तो यहाँ पर 0, इसका +1, इसका +2, इसका +3, इसका -1, ये -2 और ये -3। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होती हैं इन्हें बोलते हैं इंटीजर। ये नंबर्स जो हैं 0, +1, 2, 3 और माइनस की, तो ये इंटीजर्स बोलते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स अगर सपोज करो मैं n मानूं कोई भी इंटीजर, मतलब उस पर चार्ज प्लस हो या माइनस, इसी से डिफाइन हो जाएगा क्योंकि इनों में से कुछ हो सकता है कोई भी एक। तो फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज का Q इक्वल टू एन ई। इस फॉर्मूले को देखते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक सपोज सोडियम का एटम ले लेते हैं। जो सोडियम होता है उसे उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है
और मास नंबर 23 होता है। इस एटॉमिक नंबर का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर अगर इसके एटम के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो याद ये रखना है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर से ना तो प्रोटॉन्स निकाले जा सकते और ना ही न्यूट्रॉन्स निकाले जा सकते, केवल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डाले जा सकते हैं या बाहर निकाले जा सकते हैं। अब सोडियम की अगर हम बात करें तो इस पर प्रोटॉन्स जो होंगे वो 11 होंगे, क्योंकि मास ये एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो ये प्लस का 11e हो जाएगा, चार्ज ऑफ ऑल प्रोटॉन्स। और यहाँ पर अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो माइनस का 11e हो जाएगा। क्यों? जब ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हैं, तो दोनों का चार्ज बराबर, तो जब टोटल चार्ज ऐड करेंगे Q टोटल, तो वो आएगा Q प्रोटॉन प्लस Q इलेक्ट्रॉन्स। Q प्रोटॉन प्लस के 11e और Q इलेक्ट्रॉन माइनस के 11e। तो यहाँ पर चार्ज आ गया 0। अब हम एक काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसके न्यूक्लियस के अंदर से ना तो प्रोटॉन्स निकाले जा सकते और ना ही न्यूट्रॉन्स निकाले जा सकते, केवल इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। अगर सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर अगर मैं निकाल लूं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, तो प्रोटॉन तो वही बचेंगे। जब प्रोटॉन वही होंगे 11, तो Q प्रोटॉन आ जाएगा प्लस 11e। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा QE वो माइनस के 10e हो जाएगा। देखो फिर दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन थे 11, इनों का चार्ज माइनस 11e, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो बचे 10, तो इसलिए माइनस का 10e हो जाएगा। अगर आप Q टोटल निकालें तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 11e माइनस 10e, तो ये हो जाएगा प्लस 1e। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, कंसेप्ट कह सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, पहला जो टोटल चार्ज था वो था 0। कब? जब वो न्यूट्रल था, मतलब उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे, तो टोटल चार्ज 0 था। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो चार्ज आया प्लस का, चार्ज प्लस का आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहां से ये कंसेप्ट बनता है कि कब अगर हम किसी एटम में से या किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहां से मैंने प्रूफ भी कर दिया है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन डालने पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां से हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से आता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम या मेटल से प्रोटॉन्स नहीं निकाले जा सकते, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही निकाले जा सकते हैं। तो अभी हमने इससे क्या सीखा कि चार्जिंग जो होगी ना किसी भी चीज की, जो चार्जिंग होगी वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने प्रूफ करा है। और अगर डाल देंगे मतलब उसकी अबाउंडेंस होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ड्यू टू लैक या ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम और ऑब्जेक्ट गेट, इलेक्ट्रॉन कब हुए तो अभी हमने देखा था पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस VE लिख देते हैं, इसके बाद का ये VE और इसे प्लस साइन, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो नेगेटिव आएगा। अभी हमने एक चीज और देखी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होता है, चार्ज Q इक्वल टू वो हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अभी हमने देखा था n इक्वल टू 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 -2, इस तरह से। तो ये इंटीजर होती है, तो इंटीजर होगा तो इसे इंटीग्रल मल्टीपल बोलेंगे। मतलब चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट और एटम always be
इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इनों की मल्टीप्लाई हो रही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसे मैं क्यों करा रहा हूं, इसका फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, तो Q इक्वल टू एन ई हो गया। यहां से आगे कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर लाइक चार्ज हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ईच अदर। हमेशा ये जो मैंने लॉ बताया है ये वाला, इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां तो यहां से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बस 10th के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये जो चार्ज है, जब ये चार्ज रुका हुआ होता है तो इसे चार्ज ही बोलते हैं। जैसे सपोज करो सोडियम का एटम है, अभी मैंने बताया Na इसका 11 एटॉमिक नंबर 23। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं तो प्लस का चार्ज आएगा, तो उसे Na प्लस लिखेंगे, इसे बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब किसी एटम पर। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे क्लोरीन है Cl, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन डाल दें उसके अंदर, तो उस पे कैटायन बोलेंगे इसे, सॉरी एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। जब किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब किसी एटम पे चार्ज आता है तो उसे कैटायन बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पर इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे एनायन बोलते हैं। तो ये एनायन हो या एटम हो, चार्ज एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये सब चार्ज हैं। और जब चार्ज मूव करता है तो उसी को हम करंट बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखो करंट का मतलब होता है जब कोई चीज फ्लो होती है, जैसा अगर वाटर फ्लो हो रहा है किसी नाली में को या किसी पाइप में को, तो उसे करंट बोलेंगे। लेकिन चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट बोलेंगे। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर अब इसकी मेजरमेंट कैसे होगी कि कितना करंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो वहां से क्या देखेंगे, जैसे सपोज करो कहीं पर एटम है या कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो मूव कर रहे हैं, या प्रोटॉन, पहले हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। और ये एक यहाँ से कोई पाइप है, ये इस पाइप में को निकलते हैं यहाँ से, तो ये पाइप में को यहाँ से एंटर करें और इधर से बाहर निकले, तो इस वाले एरिया में से जितने एंटर करेंगे इतने ही इससे बाहर निकलेंगे। तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ये चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो पर यूनिट टाइम में जो बाहर निकलेगा, पर यूनिट टाइम मतलब या तो 1 सेकेंड होगा या 1 आवर होगा। मोस्टली 1 सेकेंड होता है, मतलब जब चार्ज यहाँ से बाहर निकले तो पर सेकंड में, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज बाहर निकलेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ से एक अनदर डेफिनेशन आ जाती है जो थ्योरेटिकली मतलब लिखने में यूज होती है, थ्योरी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम is called electric current.
इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है। पर यूनिट मतलब 1 सेकंड में। अगर हम टाइम सेकंड में मेजर कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम क्या होता है कि जब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर, एम फॉर मीटर, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, टाइम को, तो उसे हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। और मोस्टली हम कैलकुलेशन एमकेएस सिस्टम में करते हैं। एक और सिस्टम होती है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में करेंगे, जी फॉर ग्राम, मास को ग्राम में, और एस फॉर सेकंड। लेकिन हम मोस्टली इंटरनेशनली, मोस्टली कंट्री में एमकेएस सिस्टम यूज होती है, तो हम एमकेएस सिस्टम में लेंगे लेंथ एम, यहाँ पर मीटर, जो लेंथ होगी वो मीटर, मास किलोग्राम, और टाइम जो होगा वो सेकंड में होगा। तो यहाँ पर टाइम सेकंड में लें तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा बाहर से, उसे मतलब जनरल डेफिनेशन लिखनी है, पर यूनिट टाइम बोलते हैं, किसी में भी हो सकता है 1 आवर या 1 सेकंड। तो यहाँ अगर सपोज करो टी टाइम में, मतलब 2 सेकंड में इस पाइप से इधर से 10 कूलाम चार्ज निकलता है। चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। 2 सेकंड में निकल रहा है 10 कूलाम, लेकिन करंट निकालना तो 1 सेकंड में निकालेंगे। अब देखो 2 सेकंड में 10 है, तो 1 सेकंड का निकालना है तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर इसी को करंट बोलेंगे I इक्वल टू 5 एम्पियर आ जाएगा। करंट की यूनिट 5 एम्पियर, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा। इसी तरह से यहाँ फॉर्मूला बन सकता है क्या, कि अगर इफ चार्ज Q फ्लो इन टाइम t, टाइम t में फ्लो होता है, देन इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू जो होगा वो Q बाय टी आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है I इक्वल टू Q बाय टी। यहाँ मैंने अभी प्रूफ कराया है और समझाया कि कैसे I इक्वल टू Q बाय टी आता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालनी चाहें, वैसे यूनिट जो होती है इसकी यूनिट वो एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, देखो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी स्केलर होती है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हमने देखा I इक्वल टू Q बाय टी आ गया। अगर Q चार्ज टी टाइम में फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ये होगा। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की क्या डायरेक्शन होगी, देखो अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज इधर को फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर को जा रहा है, तो जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसके फ्लो की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए, नोट लिख लेते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज will be direction of flow of electric current। मतलब अगर सपोज ये यहाँ पे प्रोटॉन होते, प्रोटॉन इधर को मूव कर रहे हैं, क्यू चार्ज इधर को मूव कर रहा है, मतलब प्रोटॉन इधर को मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी यही वाली लेंगे इधर को। अगर सपोज इधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अगर इधर को फ्लो होते हैं तो करंट जो होगा I वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उधर को करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज तो उसके अपोजिट डायरेक्शन लेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, हम जब सर्किट बनाते हैं, ये सेल का सिंबल होता है इस तरह से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, आगे हम पढ़ने वाले हैं। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर को निकलता है, यहाँ से होके इधर को जाएगा, फिर इधर को और यहाँ से एंटर करेगा। जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वायर जो होता है वो मेटल का बना हुआ होता है। मेटल के अंदर अगर हम अभी मैंने समझाया कि एटम होते हैं, एटम के अंदर फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब वायर जो होते हैं हमारे घरों में जो यूज होता है वायर, उसमें
मेटल के वायर्स में इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना कि प्रोटॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इधर को करंट जा रहा, तो रियल में इलेक्ट्रॉन्स जो चलेंगे इधर को चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की मोशन इधर को होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की फ्लो के अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर। तो हम देखें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो या नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है तो उसे करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर सपोज करो n इलेक्ट्रॉन्स, इसे मैं साफ कर देता हूं, इसे हम पॉज करके मतलब नोट्स लिख सकते हैं इसमें से। सपोज इफ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन टाइम t, then इलेक्ट्रिक करंट जो होगा I इक्वल टू, मैंने बताया फॉर्मूला, बाय I इक्वल टू क्यू बाय टी। अब n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो मैंने एटम जो बताया अभी कुछ देर पहले, तो Q इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है Ne यहाँ पर। तो Q की जगह जब Ne रखेंगे तो I इक्वल टू Ne अपॉन टी आ जाएगा। तो करंट के 10th क्लास में दो फॉर्मूले होते हैं, I इक्वल टू क्यू बाय टी और I इक्वल टू Ne बाय टी। इस फॉर्मूले में क्या होगा कि इसमें Q की वैल्यू अगर दी है और टाइम की वैल्यू दी है तो I आ जाएगा। मतलब इस वाली इक्वेशन में तीन वैल्यूज हैं, एक इक्वेशन से एक वैल्यू आएगी। तो Q और T दिया है तो I निकाल लेंगे, अगर I और T दिया है तो Q निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से अगर Q निकालना है हमें तो इसमें इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये IT हो जाएगा यहाँ। तो ये पता होना चाहिए कि अगर दो वैल्यू दी है तो तीसरी। इसी तरह से यहाँ पर E की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है। यहाँ E की वैल्यू रखते हैं तो फिर भी तीन वैल्यू बचती हैं, तो कोई दो वैल्यू देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और टाइम दे दिया तो करंट पूछेगा। तो यहाँ से हमारा करंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। जो करंट के क्वेश्चन है वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी में। और आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ओके।